नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 7वें चैप्टर जन आंदोलनों का उदय के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में मुख्य रूप से दलित पैंथर्स का आंदोलन, टाड़ी विरोधी आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन का जिक्र है। तो इन आंदोलनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं जन आंदोलनों का उदय चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन जो ये पूछा गया है वह है जन आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अर्थात जन आंदोलन किसे कहते हैं, जन आंदोलन क्या है। तो साथियों, जन आंदोलन लोकतंत्र में एक रोज़मर्रा की घटना है, अर्थात रोज़ होने वाली घटना है। कोई ऐसी दिन नहीं है जिसमें लोकतंत्र जहाँ है वहाँ जन आंदोलन नहीं होता है। और यदि यह अहिंसक रूप से और संविधान के दायरे में किया जाए तो लोकतंत्र के लिए फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। जन आंदोलन ऐसे आंदोलन को कहते हैं जो जनता के समर्थन द्वारा, स्वयंसेवी संगठन द्वारा या राजनीतिक दल या किसी सामाजिक संस्था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है किसी राजनीतिक दल शुरू करे, या इसे एनजीओ भी शुरू कर सकते हैं, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू कर सकता है, जिनका लक्ष्य कुछ सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को पाना होता है, जिससे जनता का जीवन अधिक सुखमय होता है। तो जन आंदोलन एक आंदोलन है जो कि राजनीतिक दलों के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया जाता है, जिसका उद्देश्य जनता के सामाजिक आर्थिक अधिकारों को दिलाना होता है, जिससे उनका जीवन सुखमय हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत में होने वाले कुछ प्रमुख जन आंदोलनों के उदाहरण। तो पहला, जिसका नाम आप लोग बचपन से जानते होंगे, चिपको आंदोलन। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें महिलाएं मुख्य रूप से गौरा देवी, जिनका नाम आता है, वह पेड़ से चिपक करके उन लोग पेड़ को कटने से बचाई थी। यह एक प्रकार का पर्यावरण बचाओ आंदोलन था। दूसरा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह भी पर्यावरण से संबंधित था। यह सरदार सरोवर बांध के विरोध में नर्मदा नदी को बचाने के लिए किया गया था, जिसमें सरकार के विकास मॉडल पर फिर से विचार करने की वकालत की गई थी। अर्थात आप विकास करिए लेकिन स्थानीय लोगों के पुनर्वास और आजीविका का भी ध्यान रखिए। इस आंदोलन का जो है वो प्रमुख लक्ष्य था और एक सफल आंदोलन था। तीसरा आंदोलन हम लोग देखते हैं, वह है दलित पैंथर्स आंदोलन। यह दलितों के पक्ष में किया गया आंदोलन था। 1972 ईस्वी में एक संगठन बना जिनका नाम था दलित पैंथर, जो कि दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किया गया था। इसके जो प्रेरणा पुरुष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चौथा आंदोलन, यह भी बहुत ही अच्छा आंदोलन था, आंध्र प्रदेश में चला था, ताड़ी विरोधी आंदोलन 1990 के दशक में। इसका उद्देश्य था गांव के पुरुषों को ताड़ी सेवन और शराब सेवन से मुक्त करना, उन्हें घरेलू हिंसा से मुक्ति दिलाना। तो इस प्रकार साथियों हम लोगों ने देखा कि जन आंदोलन क्या है और प्रमुख जन आंदोलन जो इस पुस्तक में NCERT 12 में दिया गया है, दलित पैंथर्स आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, इसका भी संक्षिप्त में हम लोगों ने जिक्र किया। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम लोग के सामने क्या है। तो साथियों, दूसरा जो क्वेश्चन है वह है कि भारतीय दलित आंदोलन पर एक निबंध लिखें, जो कि 2015 में पूछा गया था। भारत में दलितों की समस्या सदा से एक चिंता का विषय बना हुआ है। दलित की स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। आज़ादी के पूर्व यह स्थिति और भी भयानक थी, अभी स्थिति को सुधार हुआ है। भारत के समाज सुधार को एक सुधारकों ने एवं स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने भी दलितों की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रयास बहुत ही सफल रहा, जिसके कारण संविधान में बहुत सारे प्रावधान इनके लिए किया गया। तो बहुत सारे आंदोलन आज़ादी के पूर्व भी किए गए और आज़ादी के बाद भी किए गए। तो हम दलित आंदोलनों को दो भाग में बांट सकते हैं, एक आज़ादी के पूर्व का आंदोलन और एक आज़ादी के बाद का आंदोलन। तो सबसे पहले देखते हैं आज़ादी के पूर्व का आंदोलन। आज़ादी के पूर्व ज्योतिबा फूले का नाम सबसे पहला नाम है, जिन्होंने सत्य शोधक समाज बनाकर दलितों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की। साथियों, इन्होंने दलितों की स्थिति पर, दलितों की दयनीय स्थिति पर एक किताब लिखी जिनका नाम भी गुलामगिरी था। तो गुलामगिरी जो है दलितों की दुरावस्था को, खराब अवस्था को दिखलाता है। गांधी जी ने भी दलितों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने कांग्रेस में ही रह करके उच्च जातियों के लोगों को हृदय परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन सबसे मुखर आवाज़, सबसे बोल्ड वॉइस जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नामक संस्था बनाई और दलितों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो है वह दलितों के आज़ादी के बाद दलितों का आंदोलन। तो आज़ादी के बाद
हमारे संविधान में बहुत प्रावधान किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, प्रोविज़न है, वो है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ हमारे लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायतों में दलितों को आरक्षण दिया गया, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। लेकिन इससे भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। तब जाकर के 1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर जैसे संगठन का उदय हुआ और देश के कई हिस्सों में विभिन्न संगठनों का उदय हुआ जो कि दलितों के उत्थान के लिए आंदोलन चलाया। तो ये था दलितों के आंदोलन का इतिहास, आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के बाद। इसमें मुख्य नाम हम लोग देखते हैं ज्योतिबा फुले का, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। महात्मा गांधी दलित नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी दलितों के लिए अच्छा काम किया। तो दलित आंदोलन पर जब निबंध लिखने के लिए आपको आए या संक्षिप्त टिप्पणी के लिए लिखने के लिए आए, तो इन सारी बातों को आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है दलित पैंथर्स पर टिप्पणी लिखें। यह 2014 में जैक बोर्ड में पूछा गया था। इसी को इस तरह पूछा गया था 2018 में कि दलित पैंथर्स नामक संगठन कब और कहां हुआ। दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन कब और कहां हुआ, किन्हीं 4 गतिविधियों का व्याख्या कीजिए। इसी को 2020 में पिछले साल इस प्रकार पूछा गया कि दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ और इसकी प्रमुख मांगें। दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ। यह दलितों के लिए आंदोलन करने वाला संगठन था और इसके प्रेरणा पुरुष जो थे, प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस संगठन का मानना था कि दलितों के साथ होने वाला अन्याय की समाप्ति मात्र हृदय परिवर्तन या उधार की शिक्षा से नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए दलितों को जागृत होना पड़ेगा और संगठित होना पड़ेगा। इनकी प्रमुख गतिविधियां हम लोग देखते हैं। इनका प्रमुख गतिविधियां जो था वो दलितों को जागरूक करना था। यह एक स्टेज था, एक ऐसा मंच था जिसमें शिक्षित दलित अपने सृजनशीलता का, क्रिएटिविटी का उपयोग कर सकते थे, आत्मकथाएं लिख सकते थे, साहित्य लिख सकते थे, जिससे कि दलित साहित्यों में वृद्धि आई और उच्च जातियों का निम्न जातियों के प्रति जो क्रूरता है वो उजागर किया गया। इस संगठन का प्रयास ही था जिससे कि 1989 ईस्वी में भारत सरकार ने एक व्यापक कानून बनाया जिसके तहत दलितों पर अत्याचार करने पर कठोर दंड का, पनिशमेंट का जो है व्यवस्था किया गया। और राजनीति में अपनी मांगों को मनवाने के लिए दलित पैंथर्स ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन किया। अब देखते हैं दलित पैंथर्स की प्रमुख मांग क्या थी। दलित पैंथर्स की प्रमुख मांग थी कि संविधान में जो प्रावधान, जो प्रोविज़न, जो व्यवस्था दलितों के लिए की गई है उसको बहुत ही सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाए। ऐसा नहीं कि केवल वो बातें संविधान में रहे और उसको लागू ना हो, तो उनको लागू करवाने के लिए इनका जोर था। साथ ही साथ ये संगठन यह कह रहा था कि बहुत सारे संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर आज दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, तो इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। यह जाति प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहती थी। भूमिहीन किसानों और औद्योगिक मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने की भी इनकी प्रमुख मांग थी। आपातकाल के दौरान दलित पैंथर्स ने बहुत चुनावी समझौते किए, अर्थात ये अपने दिशा से भटक गया और राजनीतिक पतन का शिकार हुआ, जिसके कारण जब दलित पैंथर्स की अवनति हो गई, उनका पतन होने लगा, तो उसका स्थान बामसेफ नामक जगह ने लिया। तो दलित पैंथर्स हम लोगों ने देखा कि 1972 में बम्बई में स्थापित हुआ और किस प्रकार दलितों के लिए काम किया, एक शिक्षित दलितों के लिए एक जगह बना, स्टेज बना। तो ये दलित पैंथर्स के गतिविधियों और प्रमुख मांगों को हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। नर्मदा नदी के बारे में आप लोग सबको जानते होंगे। तो नर्मदा नदी पर बांध बनाने के लिए, नर्मदा जो है बांध बनाने के लिए सरकार ने एक योजना तैयार की। इस योजना के विरोध में जो आंदोलन चला उसे नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। यह गुजरात के सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध पर 2 बहुउद्देशीय योजना जो थी उसके विरोध में था। यह योजना महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी और उनके सहायक नदियों पर 30 बड़े बड़े, 135 मंझोले और 300 छोटे छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव था, जिससे कि इन राज्यों को सिंचाई, बिजली और पर्यटन की सुविधा मिल सके। लेकिन अब इतनी अच्छी योजना थी सरदार सरोवर परियोजना, इसका विरोध क्यों किया गया? इसका विरोध किया गया और यह विरोध न केवल 1-2 दिन चला बल्कि 2 दशक तक चला। नर्मदा बचाओ आंदोलन के आंदोलनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सहारा लिया, न्यायपालिका का सहारा लिया, अन्य सभी लोकतांत्रिक तरीकों का सहारा लिया
और बहुत ही इफ़ेक्टिव ढंग से, प्रभावशाली ढंग से नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। इसका विरोध का कारण था कि ठीक है, आप शहरी लोगों के लिए बिजली, पर्यटन वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इस परियोजना से 245 गांव डूब रहे हैं। इन 245 गांव के लोगों की आजीविका, आवास और संस्कृति, कल्चर तीनों खतरे में हैं। तो इनका मांग था कि सबसे पहले इन आदिवासियों का, इन ग्रामीणों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उनके रहने की व्यवस्था की जाए, उनके रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए। एक तरफ कुछ लोगों को लाभ हो रहा है जबकि कुछ लोगों के जीवन पर ही संकट आ रहा है। इसलिए सरकार के विकास मॉडल पर प्रश्न चिन्ह लगा और सरकार को इस पर सोचने के लिए विवश होना पड़ा। जबकि दूसरी ओर इन आंदोलनकारियों का आलोचना भी हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये आंदोलनकारी जो हैं वो अड़ियल रवैया रख रहे हैं और अड़ियल रवैया जो है वो विकास विरोधी है, जो कि विकास के लिए सही नहीं है। इस आंदोलन की सफलता इस बात में मानी जाती है कि सरकार और न्यायपालिका दोनों ने यह महसूस किया कि पुनर्वास जो है वो विकास योजना को शुरू करने से पहले आवश्यक है, और इसी का परिणाम था कि 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति बनाई गई, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह क्वेश्चन जो है 2016। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के दुबरगंटा गांव में 1990 के दशक में शुरू हुआ था। नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश और दुबरगंटा गांव, ये तीन बातें आपको याद रखना है। 1990 के दशक में शुरू हुआ। यह आंदोलन एक गांव से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे 5000 गाँव में फैल गया। दुबरगंटा गांव की महिलाओं ने अपने घर के पुरुषों के, अपने गांव के पुरुषों के शराब सेवन और ताड़ी सेवन का विरोध किया। उनका यह मानना था कि नशे में धुत पुरुष जो होते हैं वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। यह पुरुष काम करने के लिए नहीं जाते हैं और अपराध में भी जो है वो संलग्न होते हैं, ये अपराधी भी बन रहे हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन का सबसे साधारण नारा था, बहुत ही साधारण नारा था कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। इन्होंने, इनके आंदोलन से, महिलाओं के आंदोलन से ठेकेदारों का जो ताड़ी था वो गांव तक नहीं आ पाता था, जीपों को वापस लौटना पड़ता था। यहाँ तक कि नेल्लोर जिला के कलेक्टर ने 17 बार ताड़ी की नीलामी को रद्द कर दी महिलाओं के विरोध के कारण। तो ताड़ी विरोध से यह आंदोलन शुरू हुआ और घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर पहुंच गया। अर्थात ये एक छोटी सी बात से शुरू हुई, ताड़ी के विरोध से, लेकिन ये आंदोलन बहुत आगे गया और ये आंदोलन भारत के एक सफल आंदोलनों में एक था। तो साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने जन विरोधी, ये जो है जन आंदोलन का उदय, जो 7वां चैप्टर है जन आंदोलन का उदय, उससे 5 क्वेश्चन को देखा, जिसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, फिर हम लोगों ने चिपको आंदोलन के बारे में भी संक्षिप्त हम लोगों ने सुना, और दलित पैंथर्स के बारे में हम लोग पढ़ा, दलित आंदोलनों के बारे में पढ़ा। तो यह चैप्टर आपको, यह वीडियो जो है वो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अच्छा लगा तो 12वीं क्लास के साथियों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।